हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स की क्लास चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले 2 क्लास हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण कौन सा होगा। किसी भी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक दर्पण कौन सा यूज़ करेंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या है, समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण और डी है कोई भी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा इसमें अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत चिकित्सक का दर्पण, जो दंत चिकित्सक लोग जो दर्पण यूज करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बेलनाकार दर्पण होता है, बी है समतल दर्पण होता है, सी है उत्तल दर्पण होता है और डी है अवतल दर्पण होता है। जो दंत चिकित्सक लोग होते हैं वो गले के लिए, कान के लिए, नाक के लिए जो भी कुछ भी देखते हैं कोई भी चिकित्सक लोग, तो उसमें वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं। तो उसमें वो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण उसमें लगा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। जो अवतल दर्पण होता है इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं उसको आइए देखते हैं। अवतल दर्पण का यूज़ हम सोलर कुकर में करते हैं, परावर्तन दूरबीनों में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, मोटरों के हेडलाइट में करते हैं और हजामती दर्पण जैसे ये सैलून में इसका यूज़ करते हैं। दर्पण का जो होता है वो भी अवतल दर्पण होता है। रोगियों के कान में, नाक में, गले में, दांत में आदि की जांच जो करते हैं उसमें अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण लगा होता है। और ये जो मोटरों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोटर गाड़ी जो होता है उनके जो साइड वाला लाइट होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु, ये देखिए इसमें दिया है कि मोटर वाहनों में जो साइड वाला मिरर होता है उसके लिए है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण और डी दिया है बेलनाकार दर्पण लगा होता है। तो मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए इसमें अवतल दर्पण का, पीछे का दृश्य देखने के लिए अवतल नहीं उत्तल दर्पण का यूज़ करेंगे। अगर वो हेडलाइट बोलेगा तो अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए इसके बारे में कुछ और भी जानते हैं। दिया है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और ये सोडियम परावर्तक लैंप में भी इसका यूज़ किया जाता है। उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं, सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण, कार के जो हेड लैंप है उसमें कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है गोलीय दर्पण लगा होता है, सी है गोलीय अवतल दर्पण लगा होता है और डी है परवलयिक अवतल दर्पण होता है। पैराबोलिक, क्या है, पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। तो जो कार का जो हेडलैम्प होता है उसमें जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो पैराबोलिक अवतल दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग। अगर हम जल में कोई भी चीज़ डालते हैं, सिक्का डालते हैं, पेंसिल डालते हैं, कुछ भी मछली है अगर, तो उसमें जो तिरछी डूबी हुई भाग इसमें पूछ रहा है, जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी हुई पेंसिल का डूबा भाग। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ए है तली की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। बी है जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तली मतलब नीचे और जल मतलब ऊपर की ओर कि मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और सी है टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा प्रतीत होता है। और डी है नीचे की ओर वक्र दिखाई पड़ता है। तो जल में आंशिक रूप से जो तिरछी डूबी हुई पेंसिल होती है, उनका जो डूबा भाग होता है वो जल की सतह की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर की तरफ, जल की सतह की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। दिया है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी जो छड़ होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। दूसरा दिया इसमें टेढ़ी दिखाई देती है, ये किसके कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ना, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ये कैसे दिखाई पड़ती है? अगर मछली है पानी में तो वो ऊपर, अगर तली में है तो हमें उससे वास्तविक जो गहराई है उससे ऊपर दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य का कुछ समय तक दिखाई देता है। जैसे क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? सूर्य अगर सूर्यास्त हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद तक ही हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी है दृष्टि का बना रहता है। तो ऑप्शन ए में क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो जो क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि कैसी होती? जैसे क्वेश्चन में भी ऊपर पढ़े हम लोग कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, तो वही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो अगर वायुमंडल ही ना रहे तो दिन की अवधि कितनी होगी वो पूछ रहा है। उसमें क्या होगा? कमी होगी, बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा, लगभग आधा रहेगा या फिर परिवर्तन नहीं होगा? तो वो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है कम हो जाती है, बी है में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सी है बढ़ जाता है, डी है लगभग आधी रह जाती है। तो इसमें क्या होगा? अगर वायुमंडल नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? जो दिन की अवधि होगी वो क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज के निकट होने पर सूर्य व चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या है? जो क्षितिज के समय जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण क्या होता है? कारण इसका क्या है कि ये दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रकाशीय दृष्टि भ्रम के कारण, बी है
व्यतिकरण के कारण, सी है अपवर्तन के कारण, डी है इसकी आकृति में वास्तविक परिवर्तन। तो इसमें जो है क्षितिज के निकट होने पर सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है? जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें दिया है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का होता है। प्रकाश का क्या होता है कि इंद्रधनुष बनता है? इसमें प्रकाश का क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है परिक्षेपण होता है, बी में दिया है प्रकीर्णन होता है, सी में दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, डी में दिया है परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही है। तो इसमें जो इंद्रधनुष का बनना है वायुमंडल में वर्तमान जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश का होता है। प्रकाश का इसमें परिक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों ही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष, वर्षा के रुकने, अगर बारिश होता है तो उसमें रुकने के बाद जो इंद्रधनुष निकलता है वो कैसा निकलता है? तो इसमें ए दिया है, ऑप्शन ए में दिया है इसमें कि सूर्य की ओर दिखाई पड़ता है। जो इंद्रधनुष निकलता है वो सूर्य की ओर दिखाई पड़ता है। बी में दिया है सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। सी में दिया है, ऑप्शन सी में सूर्य की स्थिति पर आधारित न होकर किसी भी दिशा में दिखाई पड़ता है। और डी में दिया है, ऑप्शन डी में सूर्य न भी हो तब भी दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों ने भी इसको देखा होगा कि जब बारिश होता है, बंद हो जाता है तो इंद्रधनुष निकलता है तो हमेशा वो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर वह वर्णों में बिखर जाता है, क्योंकि अगर हम कांच रखते हैं, कांच है, अगर कांच का कोई प्रिज्म है और इससे प्रकाश जो होती है गुजरती है तो वह वर्णों में बिखेर देती है, 7 रंगों में बिखेर देती है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रिज्म का कांच प्रकाश को रंगीन बना देता है। बी में दिया है भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। सी में दिया है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। और ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश के विवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो जो कांच प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर जो वर्ण बिखेर देती है वो किसके कारण होता है? तो वह भिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में भिन्न वेग से गमन करता है। भिन्न वेग से गमन करता है इसलिए वो वर्णों में बिखेर देता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा क्रम उचित रूप में है? ऑप्शन देखते हैं। ए है बैगनी, नीला और लाल। बी है हरा, नारंगी और लाल। सी है लाल, हरा, जामुनी। और डी है नीला, हरा और पीला। तो इसमें जो उचित क्रम में है वो कौन सा है? जो उचित क्रम में कलर है वो नीला, हरा और पीला, ये है नीला, हरा और पीला। जैसे वर्ड ये बता रहा है वर्ड अनुक्रम में, जैसे विविग्योर है VIOLET। वॉयलेट, विविग्योर से पहले क्या होगा? वॉयलेट,
फिर उसमें क्या है इंडिगो, फिर आएगा ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर लास्ट में रेड। तो इसमें क्या है ब्लू, ग्रीन और येलो, ये तीन क्या होगा लाइन से आ रहा है ये वाला, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्राथमिक वर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक वर्ण कौन सा है इसमें। तो प्राथमिक वर्ण में ऑप्शन ए दिया है इंद्रधनुष का वर्ण, बी दिया है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्ण हैं, सी दिया है वे हैं जो अन्य वर्णों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते हैं, और डी है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वर्ण होते हैं। तो प्राथमिक वर्ण जो होते हैं वो वे होते हैं जो अन्य वर्णों के मेल से उसको मिश्रण करके नहीं बनाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं प्राथमिक वर्ण बोलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग में रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। और द्वितीयक रंग क्या होते हैं, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर वे कलर होते हैं जिनको दो रंगों को मिश्रण से एक रंग बनाया जा सकता है। जैसे इसमें येलो है, मैजेंडा है, सियान है, इसे द्वितीयक या सेकेंडरी कलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन प्राथमिक वर्ण हैं, जो अभी उसके ऊपर भी क्वेश्चन में यही था। इसमें है तीन प्राथमिक वर्ण कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए है नीला, हरा और लाल है, बी है नीला, पीला और लाल है, सी है पीला, नारंगी और लाल है, और डी है बैंगनी, जामुनी व नीला है। जो तीन प्राथमिक वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो नीला, हरा और लाल, ये तीन प्राथमिक कलर हैं, नीला, हरा और लाल। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टिपटल रेटिना के सदृश है। कैमरे का ऐसा कौन सा भाग है जो मानव नेत्र के दृष्टिपटल के सदृश है। ए है लेंस है, बी है फिल्म है, सी है द्वारक है और डी है शटर है। तो जो इसमें मानव नेत्र के दृष्टिपटल का जो सदृश है वो क्या होगा फिल्म है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश में एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वह स्पष्ट देख पाने में असमर्थ होता है। इसका कारण क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नेत्र का शीघ्र ही स्थिति अनुरूप समंजित नहीं कर पाना, बी है क्षण भर के लिए दृष्टिपटल का असंवेदनशील हो जाना, सी है परितारिका आइरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना, और डी है लेंस व दृष्टिपटल के अंतराल को समंजित होने में देरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें दिया है जब कोई भी व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका कारण ये है आइरिस द्वारा पुतली को तुरंत न फैला पाना, आइरिस के द्वारा जो पुतली है उसको तुरंत न फैला पाना। जब हम प्रकाश में होते हैं तो जो पुतली होता है वो सिकुड़ा हुआ होता है, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पुतली जो होता है वो फैल जाता है। तो वही उजाले से अगर अंधेरे में जाएंगे तो क्या होगा आइरिस द्वारा पुतली को तुरंत नहीं फैला पाता है, इसलिए हमें उजाले से अंधेरे में आने पे अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र समायोजन, इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए है नेत्र की पुतली के माप में परिवर्तन से होता है, नेत्र समायोजन नेत्र की पुतली के माप में परिवर्तन से होता है। बी है परितारिका के संकुचन से होता है, सी है रोमांक पेशियों सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है,
और डी है दृष्टिपटल की अग्रगामी गति से होता है। जो नेत्र का समायोजन होता है वो सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है, क्योंकि जो वृद्धावस्था होता है उसमें चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो चश्मा लगाना पड़ता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है नेत्र लेंस कमज़ोर हो जाता है, बी है नेत्र की समायोजन क्षमता में कमी आ जाती है, सी है नेत्र गोलक आई बॉल कुछ छोटा हो जाता है, और डी है नेत्र के लेंसों की आवर्धन क्षमता कम हो जाती है। तो जो वृद्धावस्था में लिखने पढ़ने हेतु जो चश्मा लगाना पड़ता है वो नेत्र के समायोजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण होता है। नेत्र के समायोजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण वृद्धावस्था में लिखने पढ़ने में चश्मे का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश की नीलिमा का कारण। आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है उसका वास्तविक नीला वर्ण ही है, बी है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले वर्ण का अधिक प्रकीर्णन होता है, सी है सभी वर्णों के व्यतिकरण में उत्पन्न नीला वर्ण है, और डी है श्वेत प्रकाश में नीला घटक अधिक प्रबल होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि हमें नीला आकाश क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए दिखाई देता है कि पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है। तो नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। इसके बारे में दिया है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है श्वेत प्रतीत होता है, बी है श्याम प्रतीत होता है, सी है गहरा नीला प्रतीत होता है, और डी है सिंदूरी प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य अंतरिक्ष है वो काला प्रतीत होता है, यानी कि श्याम प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री, और ये आज का लास्ट भी क्वेश्चन है। तो दिया है इसमें क्वेश्चन क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री, ए ऑप्शन ए दिया है दिन के समय तारे नहीं देख पाते हैं, बी दिया है तारों को बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, सी दिया है दिन के समय सूर्य की विपरीत दिशा में तारों को देख पाता है, और डी दिया है सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाते हैं। तो जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सभी दिशाओं में दिन के समय भी तारे देख पाते हैं, सभी दिशाओं में दिन के समय भी तारे देख पाते हैं।